मोहम्मद यूनुस, जिनको आपने सुना, उनके बारे में बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार बनने की चर्चा उनकी चल रही है। चटगांव में 28 जून 1940 को उनका जन्म हुआ था। 1983 में उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। एक सामाजिक उद्यमी रहे, बैंकर, अर्थशास्त्री और सिविल सोसाइटी के जाने माने नेता रहे हैं। 2006 में यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक को नोबेल सम्मान मिला। ग्रामीण इलाकों में माइक्रो फाइनेंस में उन्होंने बहुत शानदार काम किया था, जिसके लिए दुनिया भर में इस काम को सराहा गया, नोबेल सम्मान मिला। 2007 में नागरिक शक्ति नाम से उन्होंने एक राजनीतिक दल भी बनाया, लेकिन ख़ास बात यह है कि इससे पहले की एक सरकार में उनको प्रमुख बनने का मौका दिया गया था। ये खुद मोहम्मद यूनुस ने कहा था। तब भी बांग्लादेश में अनरेस्ट था, वहाँ की सेना ने उन्हें कहा था कि वो प्रमुख बने, लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, लेकिन उनका मानना है कि वो राजनीतिक पार्टी बनाना उनकी एक बड़ी गलती थी। तो भारत की बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सीमा लगती है और इसकी निगरानी करना अपने आप में एक बहुत ही चुनौती भरा काम है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इसी सीमा पर गए हैं एक जगह और वहां से बता रहे हैं क्या है वहां के हालात। देखिए, तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त जो ट्रक्स बॉर्डर पास होते हैं, जो गुड्स कार्गो ट्रक्स बॉर्डर पास होते हैं, वो शुरू हो गया है। सुबह के 9 बजे शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो ट्रक्स बांग्लादेश से वापस इंडिया आ रहा है, उसका बहुत ही एकदम करीबी से चेकिंग हो रहा है। बीएसएफ के जवान जो है पूरी तरीके से अलर्ट पर है बॉर्डर पे। ये सब चेक किया जा रहा है कि ट्रक के अंदर कोई घुस के तो नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो कि कोई ट्रक के अंदर छिप के आ जाए या कुछ ऐसे आ जाए। तो यही स्थिति है यहाँ पे। आपको मैं दिखा दूं, ट्रक ड्राइवर से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। भाई साहब, क्या सिचुएशन था कल? नहीं, इधर तो कुछ नहीं है उतना, हम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर वैसर कुछ नहीं है। जो होगा उधर ही चल रहा है, सुन रहे हैं हम लोग। जो तो बंद करके रखा था, बोला शाम को गाड़ी नहीं निकलेगी। क्यों? बोला बॉर्डर का लफड़ा चल रहा है अभी उधर ढाका की तरफ, इसीलिए बंद कर रखा था। अभी सुबह आके गाड़ी छोड़ा है। कुछ तस्वीरें देखे? नहीं, इधर तो कुछ नहीं देखा हम लोगों ने। वहाँ पे स्थिति कैसी थी? कल वहाँ पे मेरे गाड़ी के आगे ना बम बारूद और तलवारें ले लेके भागे जा रहे थे कुछ लोग जो है वहाँ पे। हम लोग डर के अपने गाड़ी में बैठे, चुपचाप गाड़ी लॉक करके। डर लग रहा था? हाँ, डर लग रहा था सर जी। तो कैसे आप बचे उस स्थिति से? हम लोग कोई टच नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जो भी उनको तापना में ही हादसा मचाए थे। ठीक है, आपका नाम? मेरे गौरी शंकर शर्मा। तो आप कहाँ से है? बिहार से सर। अच्छा, आप ट्रक चलाते हैं इस रूट पे? इस रूट पे चलाते सर। कहाँ से आ रहे थे आप? हम सर अभी पार्किंग से आ रहे थे। नहीं, बांग्लादेश में कहाँ से आ रहे थे? बांग्लादेश पार्किंग से, सेंट्रल पार्किंग। कहाँ गए थे बांग्लादेश में? सामान लेके गए थे? कहाँ गए थे? टेलर लेके गए थे। टेलर लेके बांग्लादेश के बॉर्डर पे गए थे। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप वापस आ रहे थे तो आपने ये देखा कि कल बहुत हंगामा हो रहा था? हाँ सर, बहुत हंगामा रहा था। तो आप सुने, जो ट्रक ड्राइवर है यहाँ पे, ट्रक ड्राइवर जो ट्रक चलाते हैं बांग्लादेश से आ रहे थे, वो बताए क्या कैसे डरावना स्थिति थी यहाँ पे। और ये इस वक्त की जो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं बॉर्डर से, बीएसएफ की एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा की इंतजाम है। हर ट्रक को बारीकी से चेक किया जा रहा है। हालांकि हर दिन ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि ये आज ही हो रहा है, लेकिन तैनात है, अलर्ट है। जरूर कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स है, मतलब हर ट्रक के अंदर घुस के जो ऐसी स्थिति ना बने कि कोई अंदर आ जाए। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने की कई वजह हैं और काफ़ी पहले से शुरुआत हो गई थी इसकी, लेकिन शेख हसीना समय पर चीज़ों को समझ नहीं पाई और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत मिसहैंडल किया, स्थितियों को बहुत गलत तरीके से संभालने की कोशिश की, जिससे वहाँ लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। पिछले कुछ महीनों में आरक्षण को लेकर जो बांग्लादेश में पूरा आंदोलन चला, उसमें छात्र अगुवाई कर रहे थे और इन प्रदर्शनकारी छात्रों को शेख हसीना ने आतंकवादी तक कह दिया और इसके बाद आंदोलनकारी छात्र जो हैं और नाराज़ हो गए और अंत में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करके ही माने।
आरक्षण की आग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुझ भी सकती थी, लेकिन उस आग को कौन बुझा सकता था जो बांग्लादेश के लाखों लाख युवाओं के दिल में सुलगने लगी थी। उस आक्रोश को आतंकवाद का नाम देकर शेख हसीना फंस गई। शेख हसीना ने आंदोलनकारियों को रजाकार बता दिया। रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 में मुक्ति वाहिनी का विरोध किया था। इसके जरिए शेख हसीना यही बताना चाहती थी कि जो छात्र आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो गद्दार हैं। बल्कि शेख हसीना ने 14 जुलाई को बयान भी दिया था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा। जानकारों का मानना है कि ऐसा कहकर शेख हसीना ने वैसी ही गलती की है जैसी यावा खान ने मार्च 1971 को ढाका में गोली चलवाकर की थी। शेख हसीना के बयान के बाद बांग्लादेश के छात्र उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। हमारी एक बात और एक ही मांग है, शेख हसीना का इस्तीफा। उन्होंने सोचा कि वो शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके हमें रोक सकती हैं, लेकिन आप हमें नहीं रोक सकते। सड़क पर अभी भी खून के धब्बों के निशान हैं, इसलिए हम सड़क पर हैं। बीच में शेख हसीना ने बातचीत का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन छात्र इसके लिए तैयार नहीं दिखे। छात्रों की अगुवाई ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र नाहिद इस्लाम कर रहे थे, जिन्होंने संवाद की जगह संघर्ष की हुंकार भर दी। नाहिद ने हजारों हजार छात्रों के हुजूम को बार बार उकसाए रखा। अगर लाठी से काम ना चले तो हथियार उठाने के लिए तैयार रहो। अपने नेता की जुबान दूसरे छात्र भी बोलने लगे। हम सड़कों पर खड़े नहीं हो सकते, हम अपनी बालकनी में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये एक सुरक्षित और स्वतंत्र देश नहीं हो सकता। तो हम शांति चाहते हैं और हम अपने छात्रों के लिए कक्षा में वापस जाने के लिए एक आदर्श वातावरण चाहते हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ भी जमकर की। सरकारी एम्बुलेंस से लेकर गाड़ियों, इमारतों और मेट्रो ट्रेन को नुकसान पहुंचाया। 25 जुलाई को मेट्रो स्टेशन का दौरा करने जब प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची तो वहां का हाल देखकर उनके आंसू निकल गए थे। इससे भी छात्र भड़क गए कि मेट्रो पर आंसू बहाने वाली प्रधानमंत्री के सैकड़ों छात्रों की मौत पर आंसू नहीं निकले। वे लोगों को अंधाधुंध मार रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन ठीक उसी समय आप बांग्लादेश के लोगों का साहस भी देख रहे हैं, जिन्होंने फैसला किया है कि वे बैठेंगे नहीं और बिना लड़े नहीं हटेंगे। छात्रों ने अपनी लड़ाई तो लड़ ली, वो शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। इस्तीफे के साथ हसीना का देश निकाला भी हो गया। लेकिन सवाल है कि अब बांग्लादेश में आगे क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना इस समय भारत में हैं। उधर आप देख सकते हैं बांग्लादेश में जो राजधानी ढाका है उसकी सड़कों पर किस तरह से लोग निकले हुए हैं। हालांकि बांग्लादेश में अब स्थितियां बदल चुकी हैं जैसा लोग चाह रहे थे, लेकिन जो संकट है वो अब भी बना हुआ है। और एक बड़ा खतरा ये भी है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें हैं, वो कहीं इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे आंदोलन को हाईजैक न करें। ये भी लगातार सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश में इस असंतोष के पीछे क्या पाकिस्तान और चीन की भी भूमिका है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा उसका जवाब देते हुए कहा कि हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन कई हलकों में लगातार ये बात कही जा रही है कि काफ़ी साल से इस तरह की कोशिशें चल रही थी कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंका जाए। और खालिदा जिया जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष हैं, उन्हें जेल में डाला था शेख हसीना ने, और वो काफ़ी ज़्यादा इस कोशिश में उनकी पार्टी थी कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो। और अब खालिदा जिया को वहाँ के राष्ट्रपति ने जेल से बाहर रिहा करने का आदेश दिया है। इस बीच एक ख़ास बात ये भी है कि शेख हसीना
भारत में 6 साल रह चुकी हैं नाम बदलकर, और कब वो रहीं, कैसे रहीं, हमारे सहयोगी रवीश रंजन बता रहे हैं इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाया जा चुका है और शेख हसीना इस वक्त उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। लेकिन इससे पहले भी वो मुश्किल के दिनों में भारत आ चुकी हैं। मैं इस वक्त लाजपत नगर के बी ब्लॉक में मौजूद हूं और ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर शेख हसीना जो है वो 1975 के बाद में यहाँ पर तकरीबन जो है वो 3 साल तक यहाँ पर रही हैं। तो ये जो घर है ये शेख हसीना का पहला घर था और गुपचुप तरीके से वो भारत में आई। दरअसल शेख हसीना जब 1975 में सेना ने विद्रोह कर दिया और उसके बाद में उनके जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको जब जो है वो मार दिया गया, तो उसके बाद में जो शेख हसीना हैं और उनकी जो बहन है वो यूरोपियन कंट्री में रहती थी, लेकिन फिर उन्होंने भारत आने का फैसला किया और उनके साथ में शेख हसीना के साथ में उनके जो पति हैं वाजिद, वो भी यहाँ पर आए और उनको भारत सरकार ने गुपचुप तरीके से इस जगह पर उनको रखा था। ये जो प्रॉपर्टी है ये पुनीत कोहली जी की प्रॉपर्टी है और उनके जो दादा हैं वो उस वक्त यहाँ पर जिंदा थे और उनके दादा को जो है वो भारत सरकार ने एक आग्रह किया कि वो किराए पर उनकी प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे। उनके दादा को ये नहीं पता था कि इसमें शेख हसीना रहने के लिए आएंगे, क्योंकि उस समय उनका नाम भी बदला गया था और उनको बहुत ही गुपचुप तरीके से यहाँ पर रखा गया था। तो इसके वजह से उन्होंने अपना जो घर है, पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर भी नहीं था, तो उन्होंने अपने घर को किराए पर दे दिया और यहाँ तकरीबन 3 साल तक रही हैं और उसके बाद में यहाँ रहने के बाद में वो पंडारा रोड गई और पंडारा रोड पर भी वो रही हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें सुनी हैं। यहाँ पर पहले शेख हसीना रहती थी। हाँ, यहाँ पे ये मैंने भी जैसे सुना है ये हाँ। कि मैम यहाँ पे रहा करती थी। अच्छा। या ये एक एम्बेसी हुआ करता था, बांग्लादेश एम्बेसी। हाँ। और ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। हाँ, ये इस तरह का स्ट्रक्चर पहले नहीं था। हाँ। ये अभी जो पहले जो था वो पूरा एक प्लॉट एरिया था, बीच में हाई कमीशन के जो भी ऑफिसेज बने हुए थे हाँ। और रेजिडेंस उनका प्रॉपर था या नहीं ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ। बट सब फ्रंट पूरा एम्प्टी था, बीच में फिर उनके ऑफिसेज वगैरह होते थे। तो ये आप देखिए कि इसके जो लैंडलॉर्ड हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना था कि 1975 के बाद में वो यहाँ पर रहने आई और तकरीबन 2.5-3 साल तक रही और जब उन्होंने इस प्रॉपर्टी को छोड़ा तब इसको जो है वो बांग्लादेशी जो है वो दूतावास के तौर पर तब्दील कर दिया गया। 2001 तक ये उसी पुराने स्ट्रक्चर में रहा, लेकिन उसके बाद में इसको बदल कर और फिर जो है वो एक व्यावसायिक जो संस्थान है उसमें बदल दिया गया। तो जो शेख हसीना है वो अपने बहन रेहाना हसीना के साथ में और अपने उनके जो पति थे वाजिद, वो यहाँ पर उनके साथ में रहते थे। तो कुछ दिन वो यहाँ रहे और उसके बाद में वो पंडारा रोड पर उनको शिफ्ट किया गया। भारत में वो तकरीबन जो है शेख हसीना और उनका परिवार 6 साल तक यहाँ पर रहा। 1981 में वो दिल्ली छोड़कर फिर वापस बांग्लादेश गई थी। तो ये एक ऐतिहासिक जो है वो तारीख है कि जो शेख हसीना को जब जब मुश्किल आई है तो वो उस वक्त उन्होंने भारत में शरण ली है और 1975 में भी जब सेना ने विद्रोह किया था और उनके पूरे परिवार को मार दिया था, उस वक्त भी शेख हसीना को भारत ने शरण दी थी और कुछ दिन तक वो यहीं पर रही भी थी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।